Class 12th maths में today we will start a fresh new chapter that is area bounded regions. चैप्टर का नाम एरिया बाउंडेड रीजन है ही नहीं, चैप्टर का नाम है एप्लीकेशंस ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन. ठीक है, एप्लीकेशंस ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल्स. अच्छा, एक टॉपिक डेफिनिट इंटीग्रेशन घर पे पढ़ रहे हो तो एक और टॉपिक दिया हुआ था किताब में, इंटीग्रेशन एज द लिमिट ऑफ अ सम. पढ़े थे? नहीं पढ़े थे? ठीक है, वो टॉपिक मैं करवाऊंगा बीच में. उसमें होता क्या है, जैसे डिफरेंशिएशन क्लास 11 में हम लोग किए थे. कैसा क्या था डिफरेंशिएशन जो आप करते हैं sin x का cos x का माइनस sin x, ऐसे थोड़ी होता. डिफरेंशिएशन तो बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल होता था. याद होगा 11 में लिमिट में सिखाया गया, 12 में सिखाया. वो तो तुम 11 में डिराइव कर लिए थे फर्स्ट प्रिंसिपल से कि sin x का cos x होता है, cos x का माइनस sin x होता है, u into v का u बार v का डिफरेंशिएशन, उन सबको यूज कर लिए डिफरेंशिएशन. ऐसा डिफरेंशिएशन होता थोड़ी है. उसी तरह से जो तुम डेफिनेट इंटीग्रेशन कर लिया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, वैसे होता नहीं है. डेफिनेट इंटीग्रेशन को सम ऑफ अ लिमिट के फॉर्म में पढ़ना है, प्रूफिंग भी करना है. ठीक है, तो वो आता है आपका बोर्ड्स का जो नया सिलेबस आया है. पहले भी था, मार्क्ड टॉपिक है डेफिनेट इंटीग्रेशन एज द लिमिट ऑफ सम, हमें पढ़ना है. ठीक है, बट उससे पहले आप लोग सिंपल जो आपका इंटीग्रेशन है उसको पहले आप लोग कवर कर लीजिए. इनडेफिनिट डेफिनेट को ठीक से कर लीजिए, सारा फॉर्मूला याद कर लीजिए, तब तक ये चैप्टर हो जाएगा. तो वो चैप्टर एक्चुअली में स्कूल लेवल का है. सिर्फ उसमें ये प्रूफ करना है कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट से करो या फिर डेफिनेट इंटीग्रेशन एज द लिमिट ऑफ सम, आंसर सेम आएगा. तो वो सिर्फ प्रूफिंग वाला टॉपिक है, तो हम लोग करेंगे. तो पहले आप लोग अपना इनडेफिनिट डेफिनेट को कवर कर लेंगे. ठीक है, तो फ्रॉम टुडे वी विल स्टार्ट दिस चैप्टर एरिया बाउंडेड रीजंस. और ये जो चैप्टर है दिस इज कंसीडर्ड एज अ चैंपियन चैप्टर इन क्लास 12th मैथमेटिक्स. आप लोग में से कई सारे बच्चों से बात हो रही है, बता रहे ड्रॉप करेंगे, अगले साल जेईई मेंस एनडीए को क्रैक करेंगे. एकदम करिए, कोई बुराई नहीं है. बट ये चैप्टर हो गया, टेंजेंट नॉर्मल हो गया, मैक्सिमा मिनिमा का वर्ड प्रॉब्लम्स हो गया, वेक्टर 3D आने वाला है वो हो गया, डिटरमिनेंट का क्वेश्चन हो गया. ये सब जो आप बोर्ड्स लेवल पर पढ़ेंगे और जो जेईई मेंस और एनडीए में आएगा एकदम सेम लेवल पर जाएगा. तो मेरे बोलने का मतलब है कि अगर इस साल नहीं बना पाए इसका क्वेश्चन तो वो तुम ड्रॉप भी कर लो तो भी बनने होने वाला नहीं हो. सबसे बोलने का बात होता है. ठीक है, तो एरिया बाउंडेड रीजंस के बारे में मैं बता रहा था कि ये जो टॉपिक है ये आप लोग अभी जो क्वेश्चंस वीडियो में करेंगे या फिर खुद से प्रैक्टिस करेंगे बोर्ड्स के लिए, बिल्कुल सेम सिलेबस जेईई मेंस जेईई एडवांस और एनडीए के लिए भी है. मेंस भी नहीं, एडवांस के लिए भी. तो एरिया बाउंडेड रीजंस वगैरह ठीक है. आप लोग अगर सोच रहे हैं कि अगले साल एक साल ड्रॉप करके तैयारी करने वाले, बहुत अच्छी बात है. बट इन सब का क्वेश्चन आप इस साल भी गलत नहीं कर सकते एंट्रेंस एग्जामिनेशन में. और चुन चुन के क्वेश्चन बना रहे हो. टेंजेंट नॉर्मल का भी वीडियो ऑनलाइन ही क्लास चला था, मैक्सिमा मिनिमा का चला था, एरिया बाउंडेड है, डिटरमिनेंट है. ये सब अगर आप इस साल भी सही कर लेते हैं तो भी आप क्लियर कर लेंगे. ठीक है, तो ये सब तो बोलने की बात है कि ड्रॉप करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, सब अपने जगह पर है. बट देयर आर फ्यू टॉपिक जिसका क्वेश्चन आपको बिल्कुल कंफर्म बनाना पड़ेगा. और बोर्ड्स के एग्जामिनेशन में हर साल 6 नंबर का इससे क्वेश्चन आता था. इस बार आपका सबसे बड़ा क्वेश्चन शायद 6 नंबर का नहीं है, 5 नंबर का है ना. इस साल सबसे बड़ा तो 5 नंबर का था, 5 नंबर में आएगा. तो वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ठीक है, सब तरफ से. ये तो मैंने इंपॉर्टेंस बताया मेंस एडवांस स्कूल एग्जामिनेशन पर. क्लास में कुछ लोग अबव एवरेज भी है पढ़ने पर. इसका फिजिक्स में भी इस्तेमाल होता है एरिया बाउंडेड रीजन का. क्लास 11th में ही शुरुआत में ही फिजिक्स जब मैं पढ़ा रहा था, मैथमेटिकल टूल्स में भी बताया था एरिया बाउंडेड रीजन. इसका इस्तेमाल फिजिक्स में भी होता है. 11th बहुत दूर का बात है. क्लास 9th को भी अगर आप याद कर ले, क्लास 9th में सबसे पहली बार मोशन चैप्टर में हमने पढ़ा था. सबसे पहली बार मोशन चैप्टर में जो आप लोग प्रूफिंग करते थे ग्राफिकल मेथड पर, उसमें आप लोग सीखे थे कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया निकालने पर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट निकलता है. 9th क्लास के स्टार्टिंग में था वो भी. क्योंकि आपका तो क्योंकि 9th क्लास में आप यूनिफॉर्म मोशन स्ट्रेट लाइन में कर रहे थे, इसी वजह से बिना इंटीग्रेशन के आंसर आ गया. बट वो जो टॉपिक फिजिक्स में आप लोग पढ़े हैं, एरिया बाउंडेड रीजंस का इस्तेमाल फिजिक्स में है, मैथ्स में है, केमिस्ट्री में है. एक क्वेश्चन बोर्ड्स में, एक क्वेश्चन जेईई मेंस में, जेईई एडवांस में, एनडीए के एग्जामिनेशन में इससे क्वेश्चन आएगा. मैक्सिमम 20 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. इसका ठीक से तैयारी करोगे तो सबको फायदा होगा, आपको, हमको, सबको. ठीक है, तो इसमें कुछ, क्योंकि चैप्टर का नाम ही एप्लीकेशंस ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन, तो अलग से इसमें कुछ नहीं सीखना है. अलग से इसमें कुछ नहीं सीखना. आपको डेफिनिट इंटीग्रेशन का रूल्स याद करना है. बहुत दिन से बता रहा हूं कि डेफिनिट इंटीग्रेशन में इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का रूल इस्तेमाल होता है. तो एटलीस्ट आप लोगों को फॉर्मूलाज याद नहीं है इंटीग्रेशन का, तो पहला काम करो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला याद करो. ये सब तो होते रहेगा पढ़ाई.
ठीक है, तो अगर आप लोगों को याद हो तो इसमें बस एक ही कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है और कुछ नहीं। और मतलब फिजिक्स में सिर्फ एक टॉपिक पर नहीं, लगातार इस्तेमाल करते हैं इस टॉपिक का हम लोग रेगुलर फिजिक्स में हम लोग यूज करते हैं। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, अगर ये जो है दिस इज आवर वाई एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, ये कर्व है, कैसा कर्व, दिस इज कर्व ऑफ वाई इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स कर्व, ठीक है। ये कर्व स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, जो कि 9th फिजिक्स में हुआ था, 10th फिजिक्स में हुआ था, 11th में कर्व वाला भी होता है, स्ट्रेट वाला भी होता है। अभी हम लोग मैथ्स पर अगर बात करें तो ये कर्व है, इसका अगर हमें एरिया निकालना है, मान लो यहां से यहां, ठीक है, ये एरिया हमें अगर निकालना है, दिस इज द एरिया दैट वी नीड टू फाइंड, दिस इज द एरिया दैट वी नीड टू फाइंड, ये वाला एरिया निकालना है y इक्वल टू fx, और ये वाला एरिया अगर हमें निकालना है तो एरिया हम लोग कैसे निकालेंगे, ये फिजिक्स में आपको सिखाया गया है क्लास 11 फिजिक्स में, अभी मैथ्स में बस रिकॉल के फॉर्म में है, किस तरह से निकालेंगे। अगर ये स्ट्रेट लाइन होता है ऐसा तो ये ट्रेपेजियम के एरिया से निकल जाता है, बट हर बार क्या स्ट्रेट लाइन ही होगा, नहीं होगा, कैसा भी कर्व तो कैसा भी हो सकता है। तो ये एरिया निकालने के लिए हम लोग एरिया बाउंड्री डिफरेंस का इस्तेमाल करते हैं। ये जो एरिया है वो कैसे आएगा, फिजिक्स में भी करते हैं, दिस इज लिमिट, दिस इज x1 से x2 y dx, मतलब fx dx से एरिया निकल जाएगा। दिस इज व्हाट वी नीड टू डू इन दिस चैप्टर। पूरे एरिया बाउंड्री डिफरेंस में केवल ये हमें करना है, ठीक है। तो ये देखने में जितना आसान लग रहा है उतना आसान होगा नहीं, क्योंकि ये कर्व प्लॉटिंग का भी काम इस चैप्टर में पड़ सकता है। तो कर्व प्लॉटिंग में हम लोग स्ट्रेट लाइन तो कर ही लेते हैं, क्वाड्रेटिक भी कर लेते हैं, 9th में पढ़े, क्यूबिक और पैराबोलिक और सर्कल और इलिप्स और हाइपरबोला, ये 11th कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़े हैं। तो ये तो आपको करना ही पड़ेगा। अगर आप कर्व प्लॉटिंग में गड़बड़ कर गए तो इसका क्वेश्चन आपसे नहीं बन पाएगा। सिक्के का दो पहलू होते हैं, एक पहलू मैं अभी से 2 मिनट पहले बताएगी, इसका क्वेश्चन श्योर लड़ जाएगा जो भी एग्जाम देने जा रहे हैं। आज के बाद आप मैथ से रिलेटेड जो एग्जाम देने वाले हैं उसमें एरिया बाउंडेड का क्वेश्चन तो आएगा। ये सिक्का का एक पहलू है। दूसरा पहलू है कि इसमें काम भी बहुत सारे टॉपिक का पढ़ने वाला है, इंटीग्रेशन, कर्व स्केचिंग, डेफिनेट इंटीग्रेशन, इन सब, फिर लिमिट को ठीक ठीक से आकलन करना, पुट करना, इन सारे टॉपिक का आपको काम पढ़ने वाला है, ठीक है। तो इतना को पहले प्लॉट करके रखेंगे पहले और फिर आगे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये फिजिक्स में याद आ रहा है मेरे को, फिजिक्स में तो हर चैप्टर में, ये जो अभी सेकंड पार्ट हमारा शुरू हुआ यहाँ पर बच रहे हैं, नहीं तो हर टॉपिक में वेरिंग फोर्स, वर्क डन बाय अ वेरिंग फोर्स, उसमें पढ़ाया गया है। वेरिंग फोर्स अगर हो तो वर्क डन बराबर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से नहीं निकलता है, पहले डीडब्ल्यू निकालते हैं एफ डॉट डीएक्स से, फिर डीडब्ल्यू से डब्ल्यू निकालने के लिए इंटीग्रेशन, वही है। स्ट्रेट लाइन होता तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से निकलेगा, बट वो फोर्स वेरिंग है तो उसका वर्क डन इंटीग्रेशन से निकलता है, वही चीज है, कोई अलग चीज नहीं है, ठीक है। तो ये फिजिक्स में ही पहले आया है मैथ से, तो इसको आप लोग पहले डायग्राम बना लो, फिर मैं क्वेश्चंस कुछ बोर्ड्स का कुछ जेई का डायरेक्ट पढ़ के दिखाता हूं कि किस तरह का क्वेश्चन इसमें आपको बनाने का है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 5 टाइम बोर्ड के एग्जाम में आ गया है, मेरे ख्याल से इस बार भी आपके सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में यही क्वेश्चन आने वाला है। क्वेश्चन है यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी हुज वर्टिसेस आर ए का कोऑर्डिनेट 2 3, बी का 4 7 और सी का 6 2 है, ठीक है। चाबी पिछले 8 मिनट से मैं लेक्चर दे रहा हूं कि इस चैप्टर का जो क्वेश्चंस है वो जो आप ऐसे बोर्ड्स के लिए बनाएंगे वही आपको जेईई मेंस, जेईई एडवांस और एनडीए के लिए भी बनाना है। उसमें ये क्वेश्चन नहीं आता है, क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर जब एंट्रेंस एग्जामिनेशन में अगर पूछता तो आपको 10th क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाया गया है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको सिखाया गया है कि पॉइंट का कोऑर्डिनेट मालूम हो तो ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं। तो ये क्वेश्चन बोर्ड्स लेवल का ही है, जेई में अगर आया तो इसको हम लोग 10th क्लास के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से बनाएंगे, इंटीग्रेशन से क्यों बनाएंगे, कॉपी भर जाएगा बनाते बनाते। तो इस क्वेश्चन को बोर्ड्स लेवल पर ही देखना है। खैर बोर्ड्स लेवल और इंटरेस्ट लेवल होते रहेगा, क्वेश्चन का मतलब समझ लेते हैं। यहाँ साफ साफ बोला हुआ भी इंटीग्रेशन से बनाना, क्या कह रहा है क्वेश्चन, मीनिंग बताओ। ट्रायंगल का एरिया निकालना है और कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, क्या क्या, ए का 2 3, बी का 4 7 6 2, और इसका क्या निकालना है हम लोगों को, एरिया निकालना है। तो ये हम लोग सीधा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से फट से निकाल सकते हैं, बट यहाँ बोला हुआ है यूजिंग इंटीग्रेशन, और ऐसा ही आएगा भी आपके बोर्ड्स के एग्जामिनेशन में भी।
ये बोर्ड्स लेवल का ही क्वेश्चन है। मीनिंग समझ में आ गया क्वेश्चन का? इसके एरिया निकालना है और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से नहीं निकालना है, क्वेश्चन में कह रहा है। तो अब हम लोग अभी जो आपको पढ़ाया गया एरिया बाउंडेड उस हिसाब से करते हैं, ठीक है? बताओ कहानी में क्या होगा। इसको नीचे अगर उतारते हैं, इसका कोऑर्डिनेट होता, इसको नीचे उतारते तो बोलो, इसको नीचे उतारते तो अभी जस्ट अभी आपको एरिया बाउंडेड सिखाएगा। अगर इस कर्व का इक्वेशन अगर हमें मालूम चल जाए, जो कि कंफर्म मालूम चलेगा, 11th क्लास का स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन में 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म सिखाएगा ना, दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट मालूम रहे तो लाइन का इक्वेशन कैसे लिखते हैं। नहीं याद है तो याद करो, क्योंकि ये चैप्टर तो अपने जगह पर है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से 5 क्वेश्चन आने वाला है जेईई मेंस के एग्जामिनेशन में, तो आप अगर ऐसे में भी इग्नोर किए हुए हैं तो आप पढ़िए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का तो खुद का अलग इंपॉर्टेंस है, बाकी इस क्वेश्चन में भी इंपॉर्टेंस पड़ेगा। अगर हमें इक्वेशन वह मालूम चल जाए तो अभी जो आपको कर्व स्केचिंग, अभी आपको एक डायग्राम बनाया गया था, 2 से 4 तक अगर इंटीग्रेशन कर देंगे, अगर अभी जस्ट थोड़ी देर पहले, तो कौन सा एरिया निकल के आएगा? अगर इसका इक्वेशन बता दूं और 2 से 4 पर इंटीग्रेट कर दूं तो बोलो कौन सा एरिया आएगा? अरे नहीं समझ सुनाई दे रहा, ये पूरा एरिया आ जाएगा। अरे यही है एरिया बाउंडेड रीजन, ये समझ आ रहा, अभी तो किया था। फिर अगर इसका इक्वेशन मालूम चल जाए और उसको 4 से 6 से इंटीग्रेशन कर दें तो कौन सा एरिया आ जाएगा? फिर ये पूरा एरिया आ जाएगा। आ रहा है समझ में? और फिर इस लाइन का इक्वेशन अगर पता चल जाए और उसको 2 से 6 में इंटीग्रेशन कर दें तब कौन सा एरिया आ जाएगा? तो अब ये नीचे वाला जो रीजन है वो आ जाएगा, ये वाला, ठीक है? फिर क्या करेंगे, मेरे को तो केवल ये निकालना है। पहले वाले के एरिया में दूसरे वाले के एरिया जोड़ेंगे और तीसरे वाले के एरिया को माइनस कर देंगे, वहां से हमारा इस ट्रायंगल का एरिया पता चल जाएगा। ये क्वेश्चन स्पेसिफिकली स्कूल बेस्ड है, क्योंकि इसमें काफी हमें मेहनत पड़ने वाला है। इतना मेहनत से एरिया ऑफ ट्रायंगल नहीं निकालते। एरिया ऑफ ट्रायंगल फट से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से ये 10 सेकंड के अंदर इसका आंसर आ जाएगा, बट ये है, और ये 5 बार आया भी है बोर्ड्स के एग्जाम में। इसको हम लोग इनिशिएट करेंगे। तो सबसे पहले क्या क्या कहानी करना है हमें? पहले हमें चाहिए होगा इक्वेशन किसका? ऑफ लाइन ए बी। 2 पॉइंट फॉर्मूला है बॉस, 2 पॉइंट फॉर्मूला 11th में सिखाया गया था आप लोगों को, 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म लाइन का, ठीक है? क्या था? y माइनस y1 बाई x माइनस x1 बराबर y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 बराबर स्लोप। यही होता है लाइन का इक्वेशन, जब दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट मालूम रहता है। तो जब तक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम है, जो कि बहुत दिन से हम लोग कोऑर्डिनेट पढ़े नहीं थे, लिख लेते हैं x1 y1 x2 y2 और लिखते हैं लाइन का इक्वेशन। बताओ क्या होगा? y माइनस y1 बाई x माइनस x1 बराबर y2 माइनस y1, तो 7 माइनस 3 बाई 4 माइनस 2, है ना? बोलते रहना, नहीं तो गलत, ये किसी से भी गलत हो सकता है। y माइनस 3 x माइनस 2, ये कितना हो गया? 4 बाई 2 मतलब 2, तो दिस इज y माइनस 3 बराबर, तो लाइन का इक्वेशन वहां हो जाएगा y बराबर 2x माइनस 1 ना, y माइनस 3 बराबर 2x माइनस 4, तो y बराबर 2x माइनस 4 माइनस 1, तो ये होगा। अभी इक्वेशन सबको निकाल के रखते हैं, इंटीग्रेशन आराम से करेंगे थोड़ा देर में। ए बी का हो गया, BC का बताओ। इसमें भी अपने x1 y1 मिटा लेते हैं, इसमें फिर लिख लेते हैं x1 y1 x2 y2, इसी को भी लिख सकते हैं वैसे। y माइनस y1 तो y माइनस 7 बाई x माइनस 4 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 तो 6 माइनस y माइनस 7 बाई x माइनस 4 बराबर, बोलो बाई 2 ना, 2y माइनस 14 माइनस 5x प्लस 20, 2y बराबर माइनस 5x y बराबर माइनस 5 बाई 2x प्लस 17, और इसको क्रॉस चेक करना जरूरी है, नहीं तो फिर पूरा इंटीग्रेशन उल्टा सीधा हो जाएगा। y माइनस y1 बाई x माइनस x1 बराबर y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 माइनस 5 2, 2y माइनस 14 माइनस 5x प्लस 20, 2y इक्वल टू माइनस 5x प्लस 14, 20 14 34, 2 इधर डिवाइड हो गया, तो ये ठीक लग रहा है। एक बार क्रॉस चेक भी कर लेना, नहीं तो पूरा गलत हो जाएगा, ठीक है? और एक और क्या बच रहा था?
इक्वेशन ऑफ AC 1/1 इसी को भी लिख सकते हैं, बोलो y माइनस 3 बोलो 4y is equal to 4y is equal to y is equal to प्लस 7/2, ठीक है। y बराबर -1/4x प्लस 7/2 y बराबर माइनस, ठीक है। तो तीनों का इक्वेशन आगे हाथ में। अब क्या करना था आप लोग बता रहे थे, बताओ। अब एरिया बाउंडेड चैप्टर का नाम है इंटीग्रेशन तो करना है, देयरफॉर एरिया रिक्वायर्ड। और क्योंकि ये बोर्ड्स में भी बड़ा फेमस टॉपिक है तो थोड़ा लिख लुक के ही करना है। पहले कहाँ से कहाँ मारना था, 2 से 4 y dx लाइन 1 का, ठीक है। 2 से 4 था ना, फिर 4 से 6 यही y dx लाइन 2 का। तुम लिख दो कि तुम y1 इसको माने हो, 2 इसको माने हो, 3 इसको माने। 12th में हो चेकर को भी समझ में आता है, बट थोड़ा थोड़ा इंडिकेशन करना है क्या किया हो। 2 से 6 y dx थर्ड का, ठीक है। तो चलो भाई इसका इंटीग्रेशन बताओ। 2x माइनस 1 dx 2 से 4 4 से 6, ओ सॉरी दोनों को प्लस, ये माइनस था। हाँ अब क्या था, -5/2x प्लस 17 dx और 2 से 6 इसका कितना था, -x/4 प्लस 7/2 dx, ठीक है। करना शुरू करो, बोर्ड तो भर रहा है तो देखो आप कितना आएगा इसमें, थोड़ा सा और जगह है, करते हैं। बताओ फिर थोड़ा सा इंटीग्रेशन फिर बता ही दो, बता रहे हो तो। 2 बाहर, x का पावर 1 का x²/2 अपर लिमिट लोअर लिमिट, माइनस बाहर dx का इंटीग्रेशन इज x 4 2, इसमें माइनस, हाँ -5/2 बाहर और x का पावर 1 का x²/2 -5/4 x², 6 4 17 बाहर x 6 4, अब माइनस माइनस प्लस हो गया एक्चुअली में, प्लस 1/4 कैसे, 1/4 और x का पावर 1 का x²/2 8 हुआ ना। देखना गलत होगा तो पूरा गलत हो जाएगा। कहां से कहां, 6 और माइनस dx का x 6 2 अपर लिमिट लोअर लिमिट, ये तो कट गया तो 16 -4 माइनस फिर अपर लिमिट लोअर लिमिट, सीधा 2 लिख दूं आगे 36, ये भी डायरेक्ट ही कर देंगे, कंफ्यूजन से बचेंगे। 16 -4 ये 12 हो रहा था, हो जाएगा ना, वीडियो में तो रहेगा ही, देख लेना। 36 -16 20 अपर लिमिट लोअर लिमिट 2, फिर अपर लिमिट लोअर लिमिट, फिर -7/2 इंटू 4, आगे ये 5 बार में कट रहा था, आगे बताओ। 12 में से 2 गया 10, -25 प्लस 34 प्लस 4 -14 14 ना, कितना हुआ 10 44 प्लस 48 में से 39 गया, 48 में से 39 गया 9 स्क्वायर यूनिट सही है, दिस इज आवर 9 स्क्वायर यूनिट्स। तो इस टाइप का क्वेश्चन को अगर छोड़ दो
ये सिर्फ एक ऐसा क्वेश्चन है जो बोर्ड्स के लिए ही प्रिपेयर्ड है। इसके बाद वाला जितना भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे वो सब तरफ से बराबर इंपॉर्टेंट है, बट आपका इसी रेंज में क्वेश्चन बोर्ड्स के एग्जाम में पूछा जाएगा इस चैप्टर में से। ठीक है, तो जल्दी से नोट कर लो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है 3 बार बोर्ड्स के एग्जाम में रिसेंट में, बाकी इस चैप्टर का चैंपियन क्वेश्चन में से है। द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व एक्स स्क्वायर बराबर 4y एंड द लाइन x बराबर 4y-2। ठीक है, तो कई बच्चे क्लास में हमेशा ग्राफ के बारे में, कर्व स्केचिंग के बारे में बात करते रहते हैं, तो मैं खुद बोलता हूं कि वो तो अंतिम ब्रह्मास्त्र होता है ग्राफ स्केचिंग, कर्व स्केचिंग। हर छोटा मोटा क्वेश्चन में ग्राफ स्केचिंग, कर्व स्केचिंग नहीं करते हैं, बट एरिया बाउंडेड वो चैप्टर है जिसमें कर्व स्केचिंग आपको करना है। सिर्फ स्केचिंग करना ही नहीं है, कहीं एक आध जगह पर भी गलत हो गया तो आपका पूरा आंसर ही गलत आएगा। ठीक है, तो इसको बहुत समझदारी से हमें निकालना पड़ेगा। तो अब मैं पिछले दिनों आप लोगों को याद करवाया नहीं था, नहीं तो एक बार मैं आपको होमवर्क दे देता। सारा कर्व आप लोगों को जो 9 से 12th क्लास तक पढ़ाया गया है वो आपको इस चैप्टर को बनाने के लिए रिकॉल करके आना था। ठीक है, अगले क्लास में करके आना, अभी थोड़ा हम लोग बना ही लेते हैं। तो ये क्या है, ये x पे पावर 2 y पे पावर 1। अरे बोलो कौन सा कर्व है ये? पैराबोला। कौन सा पैराबोला? अपवर्ड पैराबोला। कैसे पता चला? x पे पावर 2 है और x का वैल्यू 0 पुट करने पर y 0 भी आ जाएगा। मतलब अपवर्ड में भी जो बेसिक वाला आप लोग क्लास 11 में पढ़ते सेंट्रल पैराबोला, ये बिल्कुल सेंट्रल पैराबोला है। गलत पे गलत आंसर आएगा, मतलब सॉल्व ही नहीं होगा उस तरह से वाली बात। पहला चीज। दूसरा, ये तो हम लोग पहचान रहे हैं, 9th क्लास से देख रहे हैं इस चीज को, 8th क्लास से। x पे पावर 1 है, y पर पावर 1 है, ये क्या है? दिस इज अ स्ट्रेट लाइन। x पे 0 पुट करने पर y 0 नहीं आएगा, मतलब ये एक ऐसा स्ट्रेट लाइन है जो ओरिजिन से नहीं जाता है। ठीक है, तो पहले कर्व स्केचिंग करेंगे और थोड़ा बड़ा बड़ा कर्व बनाना होगा बच्चों, क्योंकि पॉइंट्स का जरूरत पड़ता है। कर्व बड़ा बनाएंगे। दिस इज एक्स स्क्वायर बराबर 4y, है ना? ये तो ठीक है। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन। ठीक है, दूसरा ये पहचान तो लिए हो कि लाइन है, ये पहचान तो लिए हो कि एक ऐसा लाइन है जो ओरिजिन से नहीं पास करता है, बट किस किस पार्ट से करता है वो अभी पहचानना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि कोई भी लाइन खींच दिए तो आंसर आ जाएगा। यही मुसीबत है इस चैप्टर में। और यू कैन से मजेदार भी। अच्छा बच्चा लोग ये चैप्टर एकदम रखेद के बना देता है, तो इस लाइन को पहले प्लॉट करना पड़ेगा जैसे 9th 10th क्लास में करते थे। दिस इज 4y इज इक्वल टू x प्लस 2। 4y इज इक्वल टू x प्लस 2 हुआ, y इज इक्वल टू x बाई 4 प्लस 1/2। 4y इज इक्वल टू x प्लस 2, y इज इक्वल टू x बाई 4 प्लस 1/2। ठीक है, पॉइंट प्लॉट करना है, 2-3 पॉइंट का जरूरत पड़ेगा। x का वैल्यू अगर 0 पुट करें तो y कितने पर है? 1/2, मतलब इसका एक कोऑर्डिनेट है 0 1/2 और एक और y का वैल्यू 0 वाला करो। y अगर 0 करो, y 0 तो कितना हो जाएगा? x बाई 4 प्लस 1/2 बराबर 0, x बाई 4 बराबर -1/2, कितना हुआ? x बराबर -2। तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट हुआ -2 0। मतलब अब एक लाइन बनाने वाले हैं। लाइन कैसे पता चला बनने वाला है? x पे पावर 1 y पे पावर 1 किस किस पॉइंट पर पास कर रहा है वो यहां से देख रहे हैं। -2 0 कहां पर होता है? नंबर लाइन पर, इधर। इसमें एक्यूरेटली मार्क करना है, नहीं तो गलत आंसर, गलत तो बहुत दूर की बात है, सॉल्व ही नहीं होगा। इसलिए प्रिसाइज चैप्टर, एरिया बाउंडेड, टेंजेंट, नॉर्मल, मैक्सिमा, मिनिमा, ये सब अगर आपको आता है, जिनको भी आता है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसको डिटर्मिनेंट नहीं आता है, मैट्रिक्स नहीं आता, हो ही नहीं सकता। तो प्रिसाइज चैप्टर है, उतना नॉलेज जिसको है वो मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट और आईटीएफ तो जरूर ही बना लेगा, है ना? ये सब चैंपियन बच्चा लोग का चैप्टर है ये। और कौन सा पॉइंट है? 0 1/2। अब ये 0, 1/2, इससे बनाते हुए क्या बनाना है हमें? स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो ये स्ट्रेट लाइन इस पैराबोला को कितने जगह पर टच कर रहा है? 2 पॉइंट पर। अभी हमें इन दोनों पॉइंट का भी कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा। अरे समझ में आ रहा है कि बाउंस कर रहा है? ठीक है, अच्छा एक चीज देखो, मैं ऐसे इसको बना दिया और फिर बोला 2 पॉइंट पे पास कर रहा, जरूरी नहीं था, तुमको मना करना था कि सर ऐसा भी हो सकता था कि पैराबोला छोटा ही बन रहा है और आपका लाइन ऐसे एक ही जगह पर कट कर रहा है।
समझ में आ रही बात? ऐसा नहीं टीचर बोला तो हाँ हाँ कर दिए, वो जरूरी नहीं है 2 पॉइंट पे कट करे, हो सकता था कि एक ही पॉइंट पे कट करता। या समझ में आ रहा बात? तो ये स्टेप गलत हुआ एक्चुअली में, मैं बना दिया और फिर तुमको बता रहा हूं 2 पॉइंट पर, ऐसे नहीं होगा। इसको बनाने के लिए पहले हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किसका किसका, लाइन और पैराबोला, लाइन और पैराबोला का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, लाइन और पैराबोला का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, लाइन और पैराबोला का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कौन सा पॉइंट होगा, जहां पर दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, जिस जिस पॉइंट पर कटेगा। अगर वो एक पॉइंट पे कट रहा है तो एक ही जगह पर टच करेगा, और 2 पे कर रहा है तब हमारा डायग्राम ठीक ही है। समझ में आ रहा है? काटने के बाद मत बोलना 2 पर कटेगा, सॉल्व करने के बाद बोलना 2 पर कटेगा कि नहीं कटेगा। सॉल्व करके देखते हैं कौन कौन सा लाइन हमें साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। एक्स स्क्वायर बराबर 4y है, और 4y का वैल्यू देख रहे हो कितना है, नीचे वाले से 4y बराबर कितना है, 4y बराबर कितना है, x प्लस 2, ये स्टेप आया, बाउंस कर गया। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, ये स्प्लिट हो जाएगा लगता है, माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2, एक्स एक्स कॉमन x माइनस 2 प्लस 1 कॉमन x माइनस 2, x प्लस 1 x माइनस 2। बोलो x का वैल्यू कितना कितना हुआ, -1 और 2। जो जब x माइनस 1 हुआ, x अगर -1 हुआ तो y कितना हुआ, y कहीं पर निकाले थे ना, ये बोलो कितना हुआ, -1/4 प्लस 1/2 कितना होता है, मतलब 1/4 हुआ है। सही सही हुआ ना, वो इधर से भी हो सकता था, एक्स स्क्वायर बराबर 4y, -1 का स्क्वायर 1 बराबर 4y, तो y बराबर 1/4 हो गया, ठीक है। और x का वैल्यू अगर 2 है, 2 का स्क्वायर 4, तो 4 कट गया, तो y का वैल्यू कितना हो गया 1। ये 2 पॉइंट पे कट रहा है, मतलब हमारा जो डायग्राम है मोटा मोटी सही है, 2 पॉइंट पे कट रहा है। समझ में आ रहा है? बाउंस कर रहा है, बाउंस करेगा तो बोलना हाँ 100% करके देखना पड़ेगा। कई सारे क्वेश्चन है जिसमें वो एक ही पॉइंट पे कट करता है, सब आएगा, अभी मैं कर रहा हूं, पहले यहां तक आगे समझ। तो अब हमें गेस करना पड़ेगा कि जहां जहां कट किया था उसका नाम क्या, कौन सा होता है इसमें से, ये कौन सा लग रहा है, x का वैल्यू निगेटिव में, तो ये वाला पॉइंट लग रहा है, इसका कोऑर्डिनेट लग रहा है -1 और 1/4 हो सकता है, और इसका कोऑर्डिनेट ये पॉजिटिव वाला लग रहा है, x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 1। यहां तक आ गया समझ। अब इसको थोड़ा नीचे उतार देंगे, तो नीचे उतारते तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होता -1, 0, ये 0 0 है ही, और इसको नीचे उतारते ये हो जाता 2, 0। यहां तक कोई डाउट है तो बोलो। और अब बताओ पिछले क्वेश्चन के हिसाब से कैसे निकलेगा, अभी पिछले 45 मिनट से सीख रहे हैं कि अब बताओ, बैठे रहने का कोई पैसा नहीं मिलेगा क्या। हाँ, लाइन का अगर हमें इक्वेशन मालूम चल जाए, अगर बगल में इसका इक्वेशन दिया हुआ है, तो इसका लिमिट भी मेरे को मालूम है, कहां से कहां किसका आना है, -1 से 2 तक, तो कौन सा रीजन आ जाता है, ये पूरा रीजन आ जाता है। ये थोड़ी चाहिए मेरे को तो सिर्फ ये वाला चाहिए जो दोनों के बीच का कॉमन रीजन है, यही रीजन हमें चाहिए, ठीक है। तो अब क्या माइनस करेंगे, -1 से 2, फिर से माइनस किस कर्व का, अगर ध्यान से देखोगे तो इस पाराबोला का, ध्यान से देख रहे हो तो इस पाराबोला का, ये जो पाराबोला है इसका अगर -1 से 2 तक अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो कौन सा रीजन आ जाएगा, समझ में आ रहा है। पाराबोला का करेंगे तो ये वाला रीजन आ जाएगा। अरे समझ में आ रहा है, बाउंस कर रहा है। पाराबोला का -1 से 2 में नीचे वाला निकल जाएगा, और लाइन का -1 से 2 पर ये पूरा निकल जाएगा। दोनों को क्या करेंगे, दोनों को माइनस करेंगे तो बीच वाला रिक्वायर्ड रीजन आ जाएगा। समझ में आया, फिर से बताऊं, अरे हाँ ना बोलो, आ गया। तब रेट देयरफॉर रिक्वायर्ड रीजन, अरे मजा आता है, 1-2 क्वेश्चन में काफी टफ लगेगा, बाद में आप 12th क्लास का एंडिंग कर रहे हैं तो टफ ही टॉपिक आएगा, क्या आसान है सब, क्या आएगा, a + b का होल स्क्वायर तो किए ना। हाँ, लेंदी भी है। तो जो लोग लेंदी की बात कर रहे हैं, अभी तक आप 6-6 नंबर का जितना टॉपिक पढ़े सब तो लेंदी ही था। मैक्सिमा मिनिमा का वर्ड प्रॉब्लम इससे ज्यादा लेंदी था, है ना। फिर वो क्या कहते हैं, मैट्रिक्स, क्या था मैट्रिक्स में जो 3/3 करके वहां, अरे क्या था, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन वाला, इक्वेशन बनाओ, मल्टीप्लाई करो, उसको सब कुछ निकालते थे, इनवर्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, वो भी काफी लंबा था। लंबा से मतलब नहीं है, वी आर इन क्लास 12, टफ नहीं लगना चाहिए, ठीक है। और टफ है एक्चुअली में ये चैप्टर, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, टेंजेंट, नॉर्मल, मैक्सिमा, मिनिमा, ये टफ है। 12th क्लास का फिनिशिंग है,
यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर तो नहीं आने वाला था, वो तो था ना 8th 9th में, ठीक है। तो अब इसको खत्म करते हैं, जल्दी करो। देयरफॉर रिक्वायर्ड रीजन, बनाओ बनाओ डायग्राम बनाओ। हेलो हेलो, टोटल और 38,000। अच्छा रुको, हम क्लास ले रहे हैं थोड़ा, 4 बजे हम कॉल करते हैं। रुको ना, 4 बजे हम कॉल करते हैं। अच्छा रुको, हम क्लास ले रहे हैं थोड़ा, वीडियो बन रहा है। कौन है रिक्वायर्ड पहले बताओ तो, पहले कहाँ से काम बनेगा? हाँ बता दो तुम लोग। -1 से सीधा 2 y dx किसका? हाँ स्ट्रेट लाइन, यहाँ नीचे लिखना पड़ेगा। चेकर को भी चेक करते समय पता होना चाहिए क्या किए हो। बोर्ड्स का भी क्वेश्चन है, चेकर थोड़ी मिलाते रहेगा y dx तुम्हारा क्या है, क्योंकि सबका तो y dx ही करना है, तुमको लिख के दिखाना पड़ेगा किसका y dx किए हो। और फिर -1 से 2, अब की भी y dx करना। अब किसका y dx? अब पाराबोला का, ठीक है। तो इसका -1 से 2 करो, करना भी शुरू कर सकते हो। मैं थोड़ा देख लो वीडियो में कहाँ तक आ रहा है, आ जाएगा शायद। चलो बताओ फिर। -1 से 2, लाइन का तो y तुम्हें निकालना भी नहीं था, ये दिया हुआ था। कितना था? y बराबर x + 2/4। लाइन का यही था ना, लाइन का यही था, y बराबर x + 2/4। और पैराबोला में कितना था? बोल भाई, इसका y बराबर कितना हो जाएगा? x²/4 y dx, y बराबर x²/4, x²/4 dx। -1 से 2 था ना, ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। x/4 का इंटीग्रेशन तो कर लेंगे, 1/4 बाहर, x dx का इंटीग्रेशन इज x²/2, तो ये 8 हो गया। 2 -1, फिर पूरा 1/2 बाहर, 2/4 बाहर, 1/2 बाहर, dx का इंटीग्रेशन इज x, 2 -1, फिर -1/4 बाहर, और x² का इंटीग्रेशन /3, तो ये 12 हो गया। दिस इज x3, कहां से कहां? 2 -1। चलो फिनिशिंग करते हैं यहाँ पर, करो तुम ही लोग अपर लिमिट लोअर लिमिट बताओ। 1/8 अपर लिमिट 4 माइनस कितना होगा? 2 का स्क्वायर माइनस -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर तो +1 ही होगा, प्लस मतलब 4 -1 ही होगा, फिर प्लस 1/2 अपर लिमिट लोअर लिमिट बोलो। 4 नहीं, अब प्लस होगा, सॉरी 2 होगा, 2 माइनस, अब माइनस ये प्लस हो जाएगा, वहां स्क्वायर पे था ना, और फिर माइनस कितना है वो 1/12 अपर लिमिट लोअर लिमिट बोलो। 8 माइनस -1 का क्यूब -1 +1 हो गया, है ना। बोलो कितना हुआ? 3/, प्लस 3/2 माइनस 9/12, और यू कैन से 3/4, LCM 8, आगे 3 2 4 3 4 12, 4 2 6, 15 -6 9/8 स्क्वायर यूनिट्स। पिछले क्वेश्चन में स्क्वायर यूनिट्स लिखे थे ना, 9/8 स्क्वायर, 9/8 स्क्वायर यूनिट सही है, 9/8 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड 2012 का, ये आगे सी है, आगे सी है, आगे सी है, मतलब कंपार्ट वाले एग्जाम का है। आप लोग का समझदारी मेरे को लगता है आप लोग को कंपार्ट के एग्जाम में मदद करेगा, ऐसा ही प्रीवियस ईयर से। तो क्वेश्चन लिखो, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन। अच्छा अभी मैं ऑफलाइन वालों को बता रहा था, ऑनलाइन वाले को भी बता रहा हूं कि मोस्ट प्रोबेबली अब ज्यादातर क्वेश्चन में हम लोग सिर्फ लिमिट तक करके छोड़ देंगे, इंटीग्रेशन आप ही को करना होगा। अच्छा एक चीज और, चैप्टर का नाम क्या है? एप्लीकेशंस ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। 12th क्लास में आ गए हो, एक चीज फॉलो अप किए होगे, इस चैप्टर का जो 5 नंबर या 6 नंबर है
वो आपको इंटीग्रेशन का नहीं, वो कॉन्सेप्ट लगाने का। इंटीग्रेशन इसमें बच्चों वाला आएगा, मीनिंग समझे, बाउंस करके आगे जो मैं बोले इंटीग्रेशन करने का तो पिछला दोनों चैप्टर था ही ना, वहां तो किया ही हो इंटीग्रेशन। इसमें तुमको इंटीग्रेशन करने का एक नंबर, अगर बोर्ड के एग्जाम के हिसाब से बात करो तो, और मेंस एडवांस के हिसाब से बात करो तो वो नहीं करोगे तो आंसर तो खैर आएगा ही नहीं, गलत आएगा। बट फोकस के हिसाब से बात करेंगे तो इंटीग्रेशन इसमें महंगा सौदा नहीं है, दिमाग लगाना, रीजन निकालना, पॉइंट निकालना, उसका मार्क्स आपको हमको मिलने वाला। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन। एक आधी क्वेश्चन ऐसा है जिसमें कि उतना मेहनत करने के बाद इंटीग्रेशन भी महंगा आ जाए, ऐसा बहुत कम क्वेश्चन है किताब में। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोलास, इसको तो लिख भी दिया पैराबोलास है, बार बार हल्ला नहीं। एक्स स्क्वायर बराबर 4y, 4y भी नहीं, एक्स स्क्वायर बराबर y है एंड वाई स्क्वायर बराबर x है। बताओ तो खुद से कौन कौन सा कर्व है ये? हाँ, एक्स स्क्वायर बराबर वाई, बोलो ना मैं, कौन सा पैराबोला है? हाँ, एक्स स्क्वायर बराबर, अभी पिछला क्वेश्चन में भी किए थे, सपोर्ट पैराबोला, सूखा नशा। और वाई स्क्वायर बराबर एक्स कैसा है? हाँ, यू करो, ये करो, जब कुछ तुम लोग आता नहीं तुम लोग यही करते हो। वाई स्क्वायर बराबर एक्स, प्रेयर में ऐसे ही करते थे, प्रेयर में नहीं आता था तुम लोगों को, वाई स्क्वायर बराबर एक्स यही है। और कौन सा है एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला? यही है, यही निकालना है। कैसे निकलेगा? इसके लिए हमें इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कौन सा होगा? जहां पर ये और ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है, और ये कितने जगह पर इंटरसेक्ट कर रहा है? ये दो जगह पर है, ये दिख रहा है कि यहाँ पर, एक यहाँ पर। इसका तो 0 0 है, और ये कितना आएगा वो अभी पता लगा लेते हैं। आप लोग भी कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर बराबर वाई है और वाई स्क्वायर बराबर एक्स है, इसका वाई स्क्वायर कर लेते तो कितना हो जाता है? इसी का स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो वाई का पावर 4 बराबर एक्स स्क्वायर, वाई का पावर 4 बराबर एक्स स्क्वायर के जगह पर वाई, ये कट गया, तो वाई क्यूब बराबर 1। ये 11th क्लास में कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर में पढ़े थे। वाई क्यूब का वैल्यू 1 है, तो 1 का 3 क्यूब रूट आता है। 3 क्यूब रूट में एक ही रियल है, बाकी दोनों इमेजिनरी है। क्लास 11 तो पढ़े थे, उतने का सोचने का भी जरूरत नहीं है, सीधा सा हिसाब है, ये 1 है, y का वैल्यू 1 है और एक्स स्क्वायर बराबर y है, x का वैल्यू भी जो है वो 1 है। ठीक है, और ये 0 0 पर सेटिस्फाई कर रहा है, 0 0 0 0, तो 0 0 पर तो कट ही रहा है, साफ दिख रहा है। और किस पॉइंट पर कट रहा है? तो ये क्लियर है कि ये 1 1 पे कट रहा है। आप बताओ कैसे निकलेगा? मेरे को तो इतना ही निकालना है। तो इस पैराबोला का नाम 1 मान लोगे, या इसको अपवर्ड है और ये राइट हैंडेड पैराबोला है ना। बताओ, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1 0, 0 से 1 किसका पहले? ये राइट हैंडेड पैराबोला का करेंगे तो पूरा निकल जाएगा, और उसको माइनस करेंगे 0 से 1 किसका? अपवर्ड पैराबोला का, तो ये एरिया ऑफ रीजन, रिक्वायर्ड रीजन निकल जाएगा। फिर से बताऊं, क्या है समझ में आ गया? डाउट हो गया क्या? फिर से एक बार देख लो, इधर साइड में बना के देख भी सकते हो। इस पैराबोला का अगर 0 से 1 करूं तो कौन सा आ जाएगा? 0 से 1 अगर करूंगा तो ये पूरा आ जाएगा। अरे पूरा, ये पूरा थोड़ी चाहिए मेरे को, ये तो पूरा आ गया। अब उसमें ये जो पैराबोला है, अभी पिछले क्वेश्चन में भी किए थे, इसका अगर मैं सिर्फ यहां से यहां करूं तो ये वाला आ जाएगा, ये नीचे वाला ये नहीं चाहिए, तो ये माइनस कर देंगे। तो राइट हैंडेड पैराबोला में पूरा आ जाता, मैं अपवर्ड पैराबोला को माइनस कर देंगे तो ये जो रिक्वायर्ड रीजन है वो आ जाएगा। अरे यार समझ में? वैसे तो इसका इंटीग्रेशन भी आसान है, बट इंटीग्रेशन आप लोग खुद करेंगे। रिक्वायर्ड रीजन, बच्चा बाहर हो रहा है, इसको अभी पढ़ा रहे थे थोड़ी देर पहले यही टॉपिक। दिस इज 0 से 1 वाई डी एक्स, किसका? यहाँ पर एग्जामिनर को दिखाना पड़ेगा। ऐसे आर लिख दोगे तो राइट हैंडेड पैराबोला हो गया, माइनस 0 से 1 वाई डी एक्स किसका? अपवर्ड पैराबोला। एग्जामिनर तो दूर की बात है, पहले तुमको खुद समझ में आना चाहिए किससे क्या माइनस हुआ। एग्जामिनर को तो बाद में भी समझा लोगे, है ना? तो अब बताओ, फिर करवाओगे मेरे से? नहीं ना। राइट हैंडेड वाले का कितना होता है? y बराबर रूट एक्स डी एक्स होता है, और अपवर्ड वाले का कितना आ रहा है?
स्क्वायर dx हो जाएगा कि मैं करूं? हो जाएगा, ठीक है, इसका कर लेना। और ऐसा ही इसका आंसर जो है एग्जैक्टली आ रहा है 1/3 आ रहा है, करके देखना। आंसर आ रहा है 1/3 स्क्वायर यूनिट्स। तो जो होमवर्क परसों नहीं दिया था वो मैं आज दे देता हूं। अगले क्लास से पहले आप लोग सारा पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला और सर्कल, स्ट्रेट लाइन तो मोटा मोटी सबको याद रहता है। पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला और सर्कल 11th क्लास के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से उसका कर्व स्केचिंग और जनरल इक्वेशन कम से कम याद करके आना, ठीक है। मिलता है अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।